गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 9 के बारे में अपन बातचीत कर रहे थे। अपने चैप्टर का नाम है लाइट, प्रकाश। प्रकाश जो है अपन बहुत सारे स्रोतों के माध्यम से पढ़ा। अपन ने सूर्य जो है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रकाश की कुछ घटनाओं के बारे में अपन ने पढ़ा, जैसे परावर्तन की घटना, परावर्तन के नियम। परावर्तन की घटना अपने को दर्पण में देखने को मिलती है। तो लास्ट अपना टॉपिक चल रहा था दर्पण, मिरर। वहीं से मैं शुरुआत करता हूं। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण तो ऐसा कारक जो प्रकाश का परावर्तन करता है उसे दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। नोट कर सकते हैं आप लोग, ऐसा कारक जो प्रकाश का परावर्तन करता है ऐसा कारक जो प्रकाश का परावर्तन करता है उसे अपन दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। ये दर्पण जो है दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट, समतल दर्पण। फर्स्ट होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा इसका जो टाइप्स है वो है गोलीय दर्पण, यानी कि स्फेरिकल मिरर। कल अपन ने समतल दर्पण के बारे में कुछ बातें करी थी। समतल दर्पण की डेफिनेशन क्या होगी? जिसका पृष्ठ क्या ऐसा हो, समतल हो, जिसका पृष्ठ समतल हो उसे अपन समतल दर्पण कह रहे हैं। और इस समतल दर्पण से जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं उनके बारे में भी मैंने बातचीत करी थी। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वो कैसा होगा? वो होता है आभासी, बराबर, और कहां बनता है? वस्तु के पीछे बनता है। ये कुछ अपने प्रतिबिंब के बारे में जानकारियां निकाली थी। अपन ने इसका एक एग्जांपल लिया था और उस एग्जांपल को वेरीफाई कर अपन ने सारी चीजें क्लियर करी थी कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, वस्तु के बराबर बनता है, और वस्तु से उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितनी दूरी पर मिरर के सामने वस्तु को रखा है। ये सब चर्चा अपन ने कल कर ली थी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण। आज अपन गोलीय दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक लिखता हूं मैं गोलीय दर्पण। यहां से आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? अगर इसकी डेफिनेशन देखें अपन तो गोलीय दर्पण उसे कहेंगे जिसका जो पृष्ठ है वो वक्राकार हो। ऐसा दर्पण, नोट करेंगे हम लोग, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ वक्राकार हो, वक्राकार हो, उसे ही अपन क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। वक्राकार का अर्थ क्या होगा? वक्राकार का मतलब होता है उसका वक्र जो है, पृष्ठ जो है ऐसे गोलाकार होना चाहिए, मुड़ा हुआ होना चाहिए, तो उसे अपन वक्राकार पृष्ठ कहेंगे। यानी कि एक कर्व होना चाहिए, उसमें एक मुड़ाव होना चाहिए इस तरीके का, तो उसे अपन गोलीय दर्पण कहेंगे। तो ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ वक्राकार हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये गोलीय दर्पण जो है ये भी दो प्रकार का होता है। इसके भी टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, गोलीय दर्पण का पहला प्रकार होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, और दूसरा इसका प्रकार है अवतल दर्पण।
वाले हैं। ये एक वक्राकार दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। अगर इस गोलीय दर्पण के अपन अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं इस तरीके से, ये जो दबा हुआ भाग है अंदर वाला भाग, इस पर मैंने क्या करी, पॉलिश करी। पॉलिश किसकी करते हैं, कल भी मैंने बताया था, एल्यूमिनियम और सिल्वर, चांदी की अगर अपन इन पर पॉलिश कर देते हैं, कलर चढ़ा देते हैं, तो ये जो कांच होता था वो मिरर बन जाता है, दर्पण बन जाता है, और इसके जो उभरा हुआ पृष्ठ है यानी कि इस साइड वाला जो भाग है वो प्रकाश का, लाइट का परावर्तन करता है, रिफ्लेक्शन करता है, यानी कि इस पृष्ठ पर आने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती हैं, इस तरीके से। इस तरीके से इस पर जो प्रकाश आपतित होता है इस पृष्ठ से टकराता है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, अलग अलग दिशाओं में वो परावर्तित हो जाती है। तो इस तरीके का जो दर्पण होगा वो अपना उत्तल दर्पण होगा। दूसरे की बात करें अगर अपन, अवतल दर्पण कैसा होगा, तो अवतल दर्पण जो है ये वक्राकार गोलीय दर्पण लिया अपन ने, इसके उभरे हुए पृष्ठ पर अगर पॉलिश कर दी जाए, इस उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करना है इसकी एल्यूमिनियम या सिल्वर, तो इसके उभरा हुआ पृष्ठ जो है अब वो अपने किसी काम का नहीं है। जो दबा हुआ मुड़ा हुआ भाग है इस साइड वाला जो पृष्ठ है वो अपने परावर्तन का काम करेगा, प्रकाश का परावर्तन करेगा, यानी कि इस पृष्ठ पर आने वाली प्रकाश किरणें टकराने के बाद इसी साइड वापस लौट जाएगी, इस तरीके से। ये एक प्रकाश किरण आपतित हुई, टकराने के बाद ये इस दिशा में लौट गई। तो इस तरीके से आने वाला प्रकाश इस पृष्ठ पर आपतित होगा और इससे टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा। ये उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश करना और इसमें अंदर वाले भाग पर, दबे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये किरणों को क्या कर रहा है, देखिए दूर दूर हट रही है इसमें, और इसमें किरणें क्या हो रही है, ये दोनों किरणें आई और अंदर की तरफ गई, तो ये किरणों को क्या करता है, मिलाने का काम करता है। ये अभिसरित करता है, एक बिंदु पर किरणों को फोकसित करता है, और ये क्या करता है, ये जो दर्पण है ये किरणों को चारों तरफ फैलाता है, दूर दूर फैलाता है। इसलिए अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, इससे बनने वाले प्रतिबिंब जो है हमेशा वास्तविक होंगे, जबकि उत्तल दर्पण जो है ये किरणों को फैलाता है, यानी कि इससे कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता। इससे बनने के प्रतिबिंब बनाने के लिए अपने को कल्पना करनी पड़ेगी, किरणों को पीछे की साइड बढ़ाना पड़ेगा और आभासी प्रतिबिंब अपने को मिलेगा। तो ये अपने गोलीय दर्पण के दो प्रकार के बारे में बात कर ली, एक उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। दोनों के डायग्राम भी आपके सामने हैं और इनमें क्या डिफरेंस है वो भी अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट अपन इन दोनों दर्पणों से, उत्तल और अवतल दर्पणों से बनने वाले जो प्रतिबिंब होंगे आगे, उनके लिए कुछ डेफिनेशन अपने को पता होनी चाहिए, उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं परिभाषाएं। दर्पण संबंधित कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसके लिए भी एक डायग्राम बनाता हूं मैं। ये मैंने इस साइड पॉलिश करी है, तो ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। अभी मैंने डायग्राम बनाया था आपके सामने, ये एक अवतल दर्पण है। ये इसका बीच का पॉइंट है, मध्य बिंदु, जिसको ध्रुव कहा जाता है, इसको मैं लिखता हूं O से। अब एक कोई प्रकाश किरण इस पर इस अक्ष के सापेक्ष से आई, जो टकरा कर वापस इसी दिशा में लौट जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण इस अक्ष के समांतर आई, जो टकराने के बाद इस तरीके से लौट जाएगी। तीसरी एक और प्रकाश किरण इस तरीके से समांतर आई, टकराने के बाद इस तरीके से लौट जाएगी। तो
ये एक अपने डायग्राम बनाया। इसमें अपन देखते हैं कि जो आने वाली किरणें हैं, इस पर आपकी किरणें हैं, वो टकराने के बाद एक बिंदु से ऊपर गुजरती है सारी की सारी। एक किरण ये थी, ये भी यहाँ से ऊपर जा रही है, दूसरी ये आई थी और टकराने के बाद इस दिशा में गई, ये किरण ये आई, टकराने के बाद इस दिशा में गई। यानी कि ये तीनों जो प्रकाश किरणें मैंने बनाई हैं वो इस बिंदु पर मिल रही है। इस बिंदु को अपन कहते हैं फोकस बिंदु। क्योंकि ये सभी किरणें एक बिंदु पर फोकसित हो रही हैं, इसलिए इसको कहते हैं अपन फोकस बिंदु और उसका नोटेशन है कैपिटल एफ। फोकस बिंदु से आगे एक और पॉइंट होता है, उसको लिखा जाता है सी, और उसे कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, केंद्र किसका होता है? वृत्त का होता है। अपन जब वृत्त पढ़ते हैं तो उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, वृत्त का केंद्र कहा जाता है उसको। उसे अपन सामान्यतः वो से लिखते हैं। अभी मैं इस वृत्त के कुछ भाग को हटा दूं, ये हटा दिया तो केवल इतना सा भाग बचा, तो ये क्या बन गया? एक वक्र बन गया। पूरा वृत्त नहीं है, वृत्त के कुछ भाग को मैंने हटा दिया तो एक उसका भाग बचा जिसे अपन वक्राकार पृष्ठ कह सकते हैं। वही पृष्ठ अपने यहाँ है। तो इस पृष्ठ का जो ये केंद्र है अपने लिए, यहाँ दर्पण का ये केंद्र होगा, तो उसे अपन कहेंगे वक्रता केंद्र। यानी कि अगर इस पृष्ठ को मैं कंप्लीट बनाना चाहूँ तो उसका जो केंद्र होगा वो सी पर होगा। तो सी जो है ये वक्रता केंद्र कहलाता है। इस दर्पण को भी अपन नाम ले सकते हैं एम एन। और ये जो लाइन होती है जो इस ध्रुव से ऊपर जाती है, इसे कहते हैं अपन मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। तो इनमें जो भी नोटेशन आए हैं इस डायग्राम में, वही अपने आगे काम में आते हैं और इन्हीं के ऊपर परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। जैसे फर्स्ट लेवल में तो एम एन क्या है? दर्पण है। इस दर्पण को अपन ने क्या नाम दिया है? एम एन ए दर्पण लिया है। दूसरा नोटेशन लिया अपन ने ओ क्या है? ओ एक ध्रुव बिंदु है, ध्रुव है। और ध्रुव किसे कहेंगे? तो दर्पण का वक्राकार पृष्ठ का मध्य बिंदु जो होता है वो होता है ध्रुव। यानी कि दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु कौन होगा? ध्रुव। जिसे किससे लिखेंगे? ओ से लिखेंगे, ये रहा। दूसरा एक और नजर आ रहा है अपने को एफ। ये एफ क्या है? इसे कहते हैं अपन फोकस बिंदु। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। अब इसी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये जो अक्ष है ना, इसे मुख्य अक्ष कहेंगे। आगे इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर, ये दोनों समांतर आने वाली किरणें थी, ये जिस बिंदु पर मिलती हैं उस मिलने वाले पॉइंट को फोकस बिंदु कहते हैं। तो एफ हो जाएगा फोकस बिंदु, यानी कि जहां सभी किरणें फोकसित हो रही हैं, मिल रही हैं, वो मिडिल पॉइंट जो है वो अपना फोकस बिंदु होगा और उसे अपन एफ से लिखेंगे। थोड़ा और आगे देखते हैं तो सी पॉइंट पर मिलता है अपने को सी। सी क्या होगा? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? तो दर्पण के वक्राकार पृष्ठ का जो केंद्र होगा उसे ही अपन वक्रता केंद्र कहते हैं। उसे किससे लिखेंगे? सी से लिखा जाएगा। अब अपन थोड़ी सी और बात करें ओ और एफ। ओ एफ एक दूरी को बताएगा। ओ एफ एक दूरी होगी। इसे दूरी को बोला जाता है फोकस दूरी। आप सभी को ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी तो ही अपन आगे इन दर्पण के माध्यम से प्रतिबिंबों की रचना कर पाएंगे, क्योंकि ये सब जगह काम आएगा आगे। इसलिए इनको बहुत अच्छे से समझना है। ध्रुव क्या है, फोकस बिंदु क्या है, वक्रता केंद्र क्या है ना, फोकस दूरी क्या है। तो ओ एफ क्या होगी? फोकस दूरी। क्या होगी ये? ध्रुव से फोकस बिंदु के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। तो फोकस दूरी किसे कहेंगे? ध्रुव ओ से एफ यानी फोकस बिंदु के मध्य की दूरी को भी अपन क्या बोलेंगे? फोकस दूरी बोलेंगे। आप नोट भी कर सकते हैं, बाकी इजी है, डायग्राम में अपने को नजर आ रहा है। एक और दूरी है ओ से सी की दूरी, यानी कि OC। इस OC को क्या बोलेंगे?
OC को बोला जाएगा वक्रता त्रिज्या। क्योंकि C क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से परिधि की दूरी क्या होती है? केंद्र से परिधि त्रिज्या कहलाती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? O से C तक की दूरी होगी, उसको बोलेंगे अपन वक्रता त्रिज्या। इस तरीके से ये कुछ अपने डेफिनेशंस हैं। एक और बची अपने मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष उसको अपन चाहे तो नाम दे सकते हैं, जैसे ये मैंने नाम दे दिया इसमें ए बी। ए बी हो गया अपना मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होगा? तो दर्पण का ध्रुव, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र जिस अक्ष पर स्थित होंगे उसे ही अपन मुख्य अक्ष कहेंगे। यानी कि मुख्य अक्ष होगा, उसी पर ध्रुव होगा, उसी पर फोकस बिंदु होगा और उसी पर वक्रता केंद्र होगा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। तो ये सारी परिभाषाएं जो है आपको अच्छे से याद करनी है और ये अपने आगे के डायग्राम जब अपन बनाएंगे, प्रतिबिंबों की जब रचनाएं करेंगे तो वहां बहुत काम आएंगे। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके आगे बढ़ते हैं अपन। अगला अपना टॉपिक है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी यानी कि इस दर्पण में चिन्हों का किस तरीके से अपने को उपयोग करना है, किस दूरी को पॉजिटिव लेना है, किस दूरी को नेगेटिव लेना है, वो थोड़ा सा समझते हैं। तो दर्पण में चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी जैसे ये मैंने एक गोले दर्पण बनाया, अभी मैं पॉलिश नहीं कर रहा हूं, गोले दर्पण दे रहा हूं उसको, और ये इसका मुख्य अक्ष बनाया है। ठीक है, अपन वस्तु रखेंगे और वस्तु से फिर इस गोले दर्पण के द्वारा वस्तु का कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो यह जैसे मैंने वस्तु रखी, जैसे इसका प्रतिबिंब इधर बन नहीं सकता है, यहाँ बनेगा या किसी भुजा पर बनेगा। तो आप इसको चिन्ह परिपाटी को, क्योंकि यहाँ अपन दर्पण के माध्यम से चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा अलग वे में जाकर मैथ्स में जाता हूँ और वहां अपन 2D पढ़ते हैं, उसके माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, वो बहुत इजी लगेगा आप लोगों को। जैसे अपन पढ़ते हैं 2D में कि एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, और दोनों जहां मिलते हैं उसे क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहते हैं, उसे O से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब O जो है ये सेंटर पॉइंट हो जाता है, यहाँ से अपन सब तरफ की दूरियों को नापते हैं, यहाँ से सारी दूरियां नापी जाती हैं। अपना मिडिल पॉइंट जो है वो क्या होगा? वो होगा O ही कहा जाता है, उसे कहते हैं अपन ध्रुव, वो अपना मिडिल पॉइंट होगा। फिर अगर इससे अपन x एक्स की तरफ जाते हैं तो उस दूरी को अपन क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक होती है दूरी। इसका मतलब O से अपन इस दिशा में जाएंगे तो वो दूरी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव दूरी होगी। ओके, O से अगर x देश की तरफ जाते हैं तो उस दूरी को क्या लेते हैं अपन? नेगेटिव लेते हैं। इसका मतलब ध्रुव से इस तरफ की सारी दूरियां जो ली जाएगी वो क्या ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी। दूसरी बात, अगर O से y की तरफ गए तो उस ऊंचाई को, उस दूरी को अपन किसमें लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। इसका मतलब इस मुख्य अक्ष के अगर ऊपर की तरफ अपन वस्तु लेते हैं तो उस वस्तु की जो ऊंचाई होगी वो हमेशा किसमें होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, ऐसे ही मूल बिंदु के नीचे अगर अपन जाते हैं तो y अक्ष की ओर बढ़ते हैं तो वो दूरी जो होती है वो नेगेटिव होती है। इसका मतलब जो भी प्रतिबिंब अगर कोई नीचे बनता है तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो हमेशा क्या होगी? ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। तो इस तरीके से चिन्ह परिपाटी है। और ये सारी दूरियां जो है ये कहां से नापी जाएगी? ये हमेशा ध्रुव से नापी जाएगी। बिंब की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, कहीं से भी किसी की दूरी नापना है तो सेंटर पॉइंट से नापना है। जैसे अपन निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु O से सारी दूरियां नापते हैं। तो ये 2D का जो चैप्टर अगर जिसके क्लियर है या मैंने अभी समझा ही दिया आपको, वहां से चिन्ह परिपाटी आपको बहुत आसान लगेगी। जब अपन प्रतिबिंब की रचना करेंगे
तो उस समय प्रतिबिंब के बारे में अपने को जानकारी लेनी होगी, तो कभी दूरी नेगेटिव आएगी, कभी पॉजिटिव आएगी, तो इस तरीके से अपने को लेना है। ये इसको मूल बिंदु मानकर अपने को सारी चीजें 2D के अकॉर्डिंग करनी है, तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक लेते हैं अपन, अब जो अपने टॉपिक है वो है अवतल दर्पण से रिलेटेड। अपने बुक में एक एग्जांपल है, उसकी अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज अपन यही खत्म करते हैं। तो आज अपन ने दोनों दर्पण के बारे में पढ़ लिया है, उनकी सामान्य जानकारी। एक उत्तल दर्पण था, एक अवतल दर्पण था। वो किस प्रकार के उनके डायग्राम बनते हैं, कैसे उनके थोड़े प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे उत्तल दर्पण जो होता है वो किरणों को फैलाता है, वो एक जगह फोकस नहीं करता, तो उनसे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा। और दूसरा अपन ने बात करी थी अवतल दर्पण की, जो कि किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करेगा, एक जगह लाकर उनको मिलाएगा, यानी कि अवतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो हमेशा वास्तविक होगा। और अपन ने इनके चिन्ह परिपाटी के बारे में चर्चा कर ली है, और कुछ अपन ने परिभाषाएं जो डेफिनेशंस अपने आगे काम आएगी उनके बारे में बात कर ली है। इस चैप्टर में जो आने वाली डेफिनेशंस हैं वो बहुत अच्छे से याद करेंगे, तो आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आगे के इन सबको अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ेंगे, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। इस क्लास में कोई आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप इस नंबर पर कमेंट्स कर बता सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट हो जाएगी। और ये जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप खुद भी उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।